गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको तारक काय का रासायनिक संगठन एवं तारक काय के कार्यों पर आपसे चर्चा की। तारक काय जो है ट्राइब्यूलिन नामक एक संरचनात्मक प्रोटीन से बना होता है, वसा से बना होता है तथा एटीपेज एंजाइम से बना होता है, जिसमें 13 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। देखिए, तारक काय के अंदर आरएनए और डीएनए के भी क्या है, आरएनए और डीएनए की उपस्थिति के भी प्रमाण हमें क्या है प्राप्त हुए हैं। देखिए, उसके बाद हमने आपसे बात की थी तारक काय के कार्य। कसाबिका, पक्षाम एवं रोम आदि के लिए ये आधारीय काय का क्या करता है, निर्माण करता है। तारक काय कोशिका विभाजन की क्रिया को क्या करता है, प्रारंभ करता है, या कोशिका विभाजन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होते हैं, और तुर्क तंतुओं के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। शुक्र जनन की क्रिया में शुक्राणु की पूंछ का उद्भव जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तारक काय के द्वारा ही होता है। डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो है नेक्स्ट टॉपिक, और इस पार्ट का सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है केंद्रक, न्यूक्लियस। देखिए, बात करते हैं न्यूक्लियस जिसको हम केंद्रक के नाम से क्या है जानते हैं। देखिए, केंद्रक क्या है, कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन होता है, केंद्रक होता है। क्यों होता है, क्योंकि केंद्रक जो होता है वो कोशिका की जो गतिविधियां होती हैं, अर्थात कोशिकीय जो गतिविधियां होती हैं, उन कोशिकीय गतिविधियों का क्या करता है, नियंत्रण करता है और संचालन करने का कार्य करता है। केंद्रक कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण और संचालन करने का क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। न्यूक्लियस इज नोन एज ए कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी क्या है, कहा जाता है। देखिए, अब बात करते हैं कि कोशिका की खोज, केंद्रक की खोज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, केंद्रक की खोज 1831 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने 1831 के अंदर केंद्रक की क्या की थी, खोज की थी। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की। इन्होंने क्या है कि आर्किड का जो पौधा होता है, आर्किड के पौधे की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ की कोशिकाओं के अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या है, केंद्रक को देखा। ठीक है, और इस केंद्रक को इन्होंने क्या नाम दिया, एरिओला नाम दिया। क्या नाम दिया, एरिओला नाम दिया। एक बार फिर बता दें आपको कि रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड का पौधा होता है और आर्किड के पादप की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के अंदर जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं, उन जड़ों की कोशिकाओं में केंद्रक को इन्होंने देखा और उसे क्या नाम दिया, एरिओला नाम दिया। आर्किड के पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में केंद्रक को देखकर उसे एरिओला नाम दिया। बाद में मैं आपको बता दूं, इस गोलाकार संरचना को क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। इस संरचना को नाम दिया गया, इस संरचना को केंद्रक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, केंद्रक नाम दिया गया। देखिए, विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है कैरियोलॉजी। शब्द आपने सुना होगा, कैरियोलॉजी।
देखिए कैरियो शब्द है, इसका अर्थ होता है कैरियन, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना, ठीक है। न्यूक्लियस का अर्थ होता है केंद्रक। जिसमें केंद्रक का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कैरियोलॉजी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि कैरियोलॉजी क्या है, तो जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कैरियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो स्टडी अबाउट न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोलॉजी। जिसमें केंद्रक का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे कैरियोलॉजी कहा जाता है। देखिए केंद्रक कहां पर पाया जाता है, ये देखिए कोशिका होती है। तो कुछ आपने देखा है कि जंतु कोशिकाओं के अंदर ये एनिमल सेल है, और जंतु कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है वो कोशिका के बिल्कुल कहां पर पाया जाता है? बिल्कुल मध्य में पाया जाता है, बीचों बीच में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक कहां पर पाया जाता है? कोशिका के बिल्कुल मध्य में पाया जाता है। यदि पादप कोशिका की बात करें तो अब देखिए पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कहां पर पाया जाता है? आपको हमने बताया कोशिका की एक ओर पाया जाता है, एक तरफ पाया जाता है, एक साइड की ओर क्या है? पाया जाता है। तो केंद्रक आपको पता लग गया है कि कोशिका के अंदर कहां पर क्या है? पाया जाता है। वैसे इनका अकेरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकेरेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहां पर पाया जाता है, ठीक है। प्राप्ति स्थान पर बात कर रहे हैं, अकेरेंस ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का प्राप्ति स्थान। देखिए अभी हमने ये दो डायग्राम बनाया, एक पादप कोशिका का था, ये दूसरी जंतु कोशिका का था, और ये दोनों कोशिकाएं कौन सी है? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। तो आपको बता दें केंद्रक जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या है? पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पूर्ण रूप से विकसित या सुविकसित क्या है? केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक क्या है? पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक की क्या पहचान है? कि जिसके अंदर क्या पाई जाती है? केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। जिनके अंदर डीएनए और आरएनए के साथ हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी क्या है? पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक जो है पूर्ण रूप से क्या होता है? विकसित होता है। देखिए कौन सी कोशिकाओं में यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है? स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक का अभाव होता है। आपको बता दें आवर्त बीजी पादप जो होते हैं, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म प्लांट के नाम से जानते हैं, आवर्त बीजी पादपों के अंदर खासतौर से मैं बता दूं आवर्त बीजी पादपों के अंदर क्या होती है? चालनी नलिकाएं होती हैं, और उन चालनी नलिकाओं को सिल्यू ट्यूब कहा जाता है। सिल्यू ट्यूब कहा जाता है। इन चालनी नलिकाओं में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। आवर्त बीजी पादपों की चालनी नलिकाओं में भी क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणुओं के अंदर भी क्या है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। वायरसों के अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। नीले हरे शैवालों के अंदर भी केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक क्या है? पाया जाता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो अस्पष्ट पाया जाता है।
है, अस्पष्ट होता है। जिसमें क्या है, केंद्रक झिल्ली क्या है, नहीं पाई जाती है, अर्थात केंद्रक झिल्ली विहीन होता है। इनमें नग्न क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और इस प्रकार के केंद्रक को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र काव्य कहा जाता है। केंद्रक को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या कहा जाता है, केंद्र काव्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, और उनमें डीएनए जो होता है वो नग्न अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार के केंद्रक को केंद्र काव्य क्या कहा जाता है, उसे केंद्र काव्य कहा जाता है। इंग्लिश में इसको न्यूक्लियोइड के नाम से भी जाना जाता है, NUCLEOID। इसे न्यूक्लियोइड भी क्या है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। न्यूक्लियोइड नहीं कहा जाए तो इसे प्रोकैरियोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोन भी कहा जाता है, जिसको पूर्व केंद्रक भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पूर्व केंद्रक भी इसे कहा जा सकता है। प्रोकैरियोन नहीं कहे तो इसका एक तीसरा नाम है जीन 4 के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जीन 4 के नाम से भी इसे जाना जाता है। इन्हें जीन धर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन धर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला झिल्ली या केंद्रक कला विहीन होती है, और केंद्रक कैसा होता है, अस्पष्ट होता है। इस प्रकार के केंद्रक को केंद्रकाव्य या प्रोकैरियोन या इसे जीन 4 क्या है, कहा जाता है, जीन धर कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये हो गया अकेरेंस ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित प्रकार का पाया जाता है। आरबीसी एंजियोस्पर्म की चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अस्पष्ट होता है और केंद्रक झिल्ली विहीन होता है। ठीक है, केंद्रक कैसा होता है, केंद्रक झिल्ली विहीन या केंद्रक कला विहीन होता है। इस प्रकार के केंद्रक को केंद्रका, प्रोकैरियोन या इसे जीनोफोर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं केंद्रक की संख्या, नंबर, शेप एंड साइज पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियस, शेप ऑफ न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए केंद्रक की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बता दें, सामान्यतः एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है। एक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, एक ही केंद्रक पाया जाता है। जैसे हमने अभी आपको बताई थी जंतु कोशिका है, और जंतु कोशिकाओं के अंदर क्या है, ये एक ही कोशिका है, एक ही क्या है, केंद्रक है। तो एक कोशिका में एक केंद्रक सामान्यतः क्या है, पाया जाता है। परंतु आपको बता दूं, कभी कभी कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें, ठीक है, कोशिका एक होती है, कोशिका तो एक होती है, परंतु उनमें केंद्रक कितने पाए जाते हैं, एक से अधिक पाए जाते हैं। केंद्रक कितने पाए जाते हैं, एक से अधिक पाए जाते हैं। जैसे ये हमारा पैरामीशियम है। पैरामीशियम के अंदर यहाँ पर दो केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक पाए जाते हैं, दो केंद्रक पाए जाते हैं। उपास्थि जो होती हैं, ठीक है, उपास्थि की कोशिकाएं होती हैं, उनमें भी दो केंद्रक पाए जाते हैं। रेखित पेशियों में भी केंद्रकों की संख्या अधिक होती है। इसके अलावा आपको बता दें, रेखित पेशियों के अलावा क्लेडोफोरा नाम का शैवाल होता है, वाउचीरिया शैवाल होता है, एल्बुगो के कोनोडिया होते हैं, उनके अंदर भी एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। सामान्यतः आपको बता दिया, सामान्यतः एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, परंतु कुछ ऐसी भी कोशिका होती है जिनमें एक ही कोशिका में एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। जो मैंने आपको बताया, पैरामीशियम के अंदर है, उपास्थि कोशिकाओं के अंदर होता है,
एल्बुगो के कोनोडिया होते हैं, रेखित पेशियां होती हैं, क्लेडोफोरा शैवाल होता है, वाउचीरिया शैवाल होता है। इन सभी के अंदर क्या है, कवकों में म्यूकर भी होता है, आपको बता दूं। ठीक है, तो इन सभी के अंदर क्या है, एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए केंद्रक का आकार कैसा होता है, अब बात करते हैं शेप के बारे में। शेप ऑफ न्यूक्लियस, शेप ऑफ न्यूक्लियस। देखिए केंद्रक का आकार किस प्रकार का होता है। देखिए भी केंद्रक का आकार मोस्टली कैसा होता है, गोलाकार होता है। कुछ में केंद्रक कैसा होता है, अंडाकार भी होता है। केंद्रक कैसा होता है, लंबा भी होता है, चपटा भी होता है, घनाकार भी होता है, और कैसा होता है, बहुफलकीय रूपों में पाया जाता है। केंद्रक अंडाकार या गोलाकार, लंबा, चपटा, घनाकार या कैसा पाया जाता है, बहुकोणीय रूपों के अंदर क्या है, पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा शेप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रक की साइज के बारे में कि केंद्रक की साइज कितनी होती है। देखिए केंद्रक का जो व्यास होता है, ये केंद्रक का व्यास है, और केंद्रक का व्यास 5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन होता है। केंद्रक का व्यास 5 माइक्रोन से लेकर कितना होता है, 20 माइक्रोन होता है। क्लियर बात है। आपको बता दें केंद्रक का जो आकार होता है वो कई चीजों पर निर्भर करता है। केंद्रक का आकार किस पर निर्भर करता है कि केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। केंद्रक का आकार किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। कोशिका में कोशिका द्रव की उपस्थिति पर निर्भर करता है, और तीसरा है कोशिका की क्रियात्मक अवस्था पर क्या करता है, निर्भर करता है। इन 3 चीजों पर केंद्रक का आकार क्या करता है, निर्भर करता है। तो केंद्रक का जो आकार होता है वो गुणसूत्रों की संख्या पर, ठीक है, कोशिका की क्रियात्मक अवस्था पर, और कोशिका द्रव की मात्रा पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो केंद्रक का आकार गुणसूत्रों की संख्या, कोशिका की क्रियात्मक अवस्था और कोशिका द्रव की मात्रा पर क्या करता है, निर्भर करता है। देखिए केंद्रक और कोशिका द्रव का आयतन कैसा होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। ये केंद्रक है और ये इसके अंदर भरा हुआ क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। केंद्रक और कोशिका द्रव, ये कोशिका द्रव होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव का अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, इस केंद्रक का और कोशिका द्रव का अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात कहते हैं, या उसे केंद्रक कोशिकीय द्रव्य गुणांक भी उसे कहा जाता है, या उसे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रक कोशिका द्रव्य गुणांक। आपसे पूछा जाए कि केंद्रक कोशिका द्रव्य गुणांक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि केंद्रक और कोशिका द्रव का अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है, जिसे केंद्रक कोशिका द्रव्य गुणांक कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में बोले न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, यहां पर इसको दर्शाने के लिए हम एनपी के द्वारा इसको दर्शाएंगे। केंद्रक कोशिका द्रव गुणांक को किसके द्वारा दर्शाएंगे, एनपी के द्वारा क्या है, दर्शाते हैं। तो कोशिका द्रव्य गुणांक, केंद्रक कोशिका द्रव गुणांक किसे कहते हैं, तो केंद्रक और कोशिका द्रव के निश्चित अनुपात को, ठीक है, केंद्रक और कोशिका द्रव के आयतन, ठीक है, में निश्चित अनुपात को, केंद्रक और कोशिका द्रव के आयतन में निश्चित अनुपात को केंद्रक कोशिका द्रव्य गुणांक कहा जाता है। देखिए आर हर्टविग नाम का एक वैज्ञानिक था।
आर हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक कोशिका द्रव्य गुणांक को निम्न सूत्र के द्वारा क्या किया है, प्रदर्शित किया है। किस द्वारा प्रदर्शित किया है, निम्न सूत्र के द्वारा। देखिए हम लिख रहे हैं एनपी बराबर Vn अपॉन Vc माइनस Vn। एनपी का अर्थ मैंने आपको बताया केंद्रक कोशिका द्रव, ठीक है, या केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्मिक केंद्रक कोशिका द्रव्य। Vn का अर्थ है वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। Vc का अर्थ हो गया V फॉर वॉल्यूम, C फॉर साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये हर्टविग के द्वारा क्या है, केंद्रक कोशिका द्रव का एक निश्चित अनुपात को क्या है, दर्शाया गया है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर बता दूं, यदि किसी कोशिका के अंदर, जब किसी कोशिका के आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे हम मान लीजिए इस Vc के मान में वृद्धि हो गई, यानी कि कोशिका द्रव के आयतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पहले यहां तक था और अब इसको मैं डॉटेड लाइन से यहां तक दिखा रहा हूं। तो कोशिका द्रव के आयतन में क्या हो गई, यहां पर वृद्धि हो गई। जब कोशिका द्रव के आयतन में वृद्धि हो जाती है तो एनपी, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक है, केंद्रक द्रव का संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है, या एनपी का संतुलन क्या होता है, यहां पर बिगड़ जाता है। जब एनपी का संतुलन बिगड़ जाता है तो ये कोशिका दोबारा से क्या होती है, विभाजित होती है। ये कोशिका क्या करती है, दोबारा से विभाजन करती है, और विभाजन करने के पश्चात इस संतुलन को क्या करती है, पुनः सुधारने का क्या करती है, कार्य करती है, और कोशिका दोबारा से इसी अवस्था के अंदर क्या है, लौट आती है। ठीक है, इसलिए हमने बोला है कि केंद्रक और कोशिका द्रव का आयतन में एक निश्चित अनुपात होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव का आयतन में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे केंद्रक कोशिका द्रव्य गुणांक कहा जाता है। आर हर्टविग ने इसे निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया, एनपी बराबर Vn अपॉन Vc माइनस Vn। एनपी का अर्थ मैंने बताया न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, Vn का अर्थ बोला था वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का आयतन। Vc का अर्थ बताया मैंने वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव का आयतन, और Vn का अर्थ हो गया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का आयतन। ठीक है, और आपको बता दिया है कि जब कोशिका के अंदर, जब कोशिका द्रव का आयतन बढ़ जाए तो एनपी का मान क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, और असंतुलित होने पर ये कोशिका दोबारा से क्या होती है, विभाजित होती है, और दोबारा विभाजित होने के पश्चात, ठीक है, ये जो संतुलन खराब हो गया है, संतुलन जो बिगड़ गया है, उस संतुलन को दोबारा से कोशिका विभाजन के पश्चात क्या कर लिया जाता है, सुधार लिया जाता है। ठीक है, देखिए तो हमने यहाँ पर तीन चीजों पर चर्चा कर ली, नंबर, शेप एंड साइज। नंबर आपको बता दे, एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, कभी कभार एक कोशिका में एक से ज्यादा भी केंद्रक होते हैं। शेप मैंने बता दी, गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, चपटी हो सकती है, घनाकार हो सकती है, ठीक है, या बहुफलकीय हो सकती है। आकृति मैंने आपको बता दिया कि इनका व्यास 5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन होता है। ठीक है, आपको बताया कि केंद्रक का आकार 3 चीजों पर निर्भर करता है, गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करता है, कोशिका की क्रियात्मक अवस्था पर निर्भर करता है, और कोशिका द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव का आयतन में एक निश्चित अनुपात होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव का आयतन कैसा होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है, जिसे केंद्रक कोशिका द्रव गुणांक या न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। हर्टविग ने इसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया है, एनपी बराबर Vn अपॉन Vc माइनस Vn। अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं केंद्रक की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्रक की संरचना।
केंद्रक की संरचना, देखिए केंद्रक की संरचना दिखा रहे हैं हम आपको, पहले बना करके दिखा रहे हैं। इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पहला पोर्शन हो गया। केंद्रक की संरचना का सबसे भारी भाग होता है जिसे केंद्रक झिल्ली या इसे कैरियोथिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसे क्या कहा जाता है? कैरियोथिका, THECA, ठीक है। ये सबसे पहला भाग है। केंद्रक की संरचना के मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक की संरचना हम आपको दिखा रहे हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली जो होती है वो सुविकसित होती है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली युक्त होता है, ठीक है, झिल्ली विहीन नहीं होता है। तो पहला पॉइंट हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा संरचना आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस प्रकार की यहाँ पे संरचना आपको दिखाई गई है। इस संरचना को कहा जाता है केंद्रिका, केंद्रिका जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। केंद्रिका जिसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने 1898 में की, ठीक है। तो ये संरचना होती है केंद्रिका, और इसके अंदर जो भरा द्रव होता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और सबसे अंत में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है गुणसूत्र जाल या क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन नेट। देखिए क्रोमेटिन नेट हम आपको यहाँ पे इस तरीके से बना करके दिखा रहे हैं, इस प्रकार की संरचना आप देख रहे हो, ठीक है। ये संरचना जो आपको दिखाई गई है इन्हें कहा जाता है गुणसूत्र जाल, या इसे क्रोमेटिन जाल के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इंग्लिश में लिख रहे हैं क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट या गुणसूत्र जाल। देखिए तो केंद्रक की जो संरचना होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित केंद्रक की संरचना के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4। नंबर 1 केंद्रक झिल्ली, नंबर 2 केंद्रिका, नंबर 3 केंद्रक द्रव, और नंबर 4 गुणसूत्र जाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको केंद्रक की संरचना के इन चारों पार्ट्सों पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, थैंक्स वेरी मच।